हेलो हाय गाइस। मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और आज मैं आपको डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी नाटक जिसका नाम है दीपदान वो पढ़ाने वाली हूँ। चलिए पढ़ते हैं। ये जो नाटक है दीपदान, ये एक बहुत ही करुणिक और हृदय स्पर्शी नाटक है। ठीक है, आपको इसे पढ़ते के साथ ये आपको एकदम दिल में छू जाएगा। ये इतना इमोशनल एक नाटक है। तो हम इसे पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक धायमा है, वो अपने बेटे का दान कुंवर की जान बचाने के लिए कर देती है। इनकी उसे अपने बेटे को छोड़ना पड़ता है ताकि उसके महाराणा का जो बच्चा है वो बच जाए। तो हम इसी को आज पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने ये नाटक लिखा है दीपदान। ठीक है, तो चलिए इसके पहले पात्र परिचय पढ़ लेते हैं। तो इसमें कुल ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो पढ़ते हैं। सबसे पहले कुंवर उदय सिंह, जो कि हमारी स्टोरी का, हमारे इस नाटक का जो मेन पात्र है। ठीक है, जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती रहती है। तो वो कौन है? कुंवर उदय सिंह है, जो कि चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है। ठीक है, राज्य का उत्तराधिकारी है। ठीक है, राजनीति की बात आ गई, क्योंकि यहाँ पे राज्य है। तो आप तो जब जानते हैं कि जगह जमीन जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। तो ये यहाँ पे कि क्या है, राज्य का उत्तराधिकारी, जिसकी आयु कितनी है? 14 वर्ष, यानी कि अभी छोटा है, अभी ये राज्य नहीं चलाता है, इसके पास अभी उतना दिमाग नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसकी जगह पे कोई और चला रहा है राज्य को। तो फिर उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर है वो है पन्ना धायमा, जो कि कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करती है। ठीक है, उसे खिलाती पिलाती, कैसे उसकी केयर करनी है प्रॉपरली, जैसे धायमा दाई होती है वैसे। तो ये क्या है? ये एक ऊंची जाति की राजपूतानी है, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय, जिसकी आयु 30 वर्ष है। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड कैरेक्टर आता है वो है सोना, जो कि कुंवर उदय सिंह के हम उम्र की लड़की है। ठीक है, तो इसका क्या है कि ये रावल स्वरूप सिंह की लड़की है, जो कि अत्यंत रूपवती और नटखट। नटखट मतलब कि ज़्यादा हलचल करने वाली, जहाँ पे शांत है वहाँ पे अशांत कर दे, ऐसी लड़की। ठीक है, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है और इसकी आयु कितनी है? 16 वर्ष, यानी कि कुंवर उदय सिंह की हमउम्री ही हो गई। फिर उसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर आता है वो है चंदन, जो कि धाई माँ का पुत्र है। ठीक है, ये साहस और स्नेह का प्रतीक है और इसकी आयु कितनी है? 13 वर्ष है। तो ये भी क्या हो गया? कुंवर उदय सिंह का हमउम्र हो गया। तो ये सब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, 3-4 बच्चे, तो उनकी भी कहानी होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद जो अगला कैरेक्टर है वो है सामली। सामने हो गई कि एक परिचारिका है, जो कि सारे संदेश जो है धाई माँ तक या फिर कुंवर उदय सिंह तक पहुँचाती है। तो इसकी आयु कितनी है? 28 वर्ष है। फिर उसके बाद आता है कीरत। कीरत जिसने यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए। तो ये क्या महल में है, जाहिर सी बात है, राज्य का उत्तराधिकारी है तो महल वहल की बात है। तो ये क्या है? जूठी पत्तल उठाने वाला बारी है, यानी कि जब लोग खाना खा लेते हैं तो उनकी पत्तलों को उठाने के लिए अलग से व्यक्ति रखा गया है, जिसका नाम है कीरत। तो ये जूठी पत्तलें उठाता है और इसकी आयु कितनी है? 40 वर्ष है। ठीक है, फिर उसके बाद मेन हमारा जो खलनायक कैरेक्टर आता है, यानी कि विलन, तो वो कौन है? महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। ठीक है, ये क्या है? क्रूर है, विलासी, और इसकी आयु 32 वर्ष है। आपको याद है ना, धाई माँ की आयु कितनी थी? 30 वर्ष, और इसकी आयु है 32 वर्ष, यानी कि दोनों की एज जो थोड़ी मिली जुली है। तो जाहिर सी बात है दोनों में ताना बाना होता ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया जो मेन कैरेक्टर जो इसमें, पहली धाई माँ, कुंवर उदय सिंह, बनबीर जो कि विलन है, उसका तो ऐड होना जरूरी है, और चंदन। चंदन जो कि धाई माँ का पुत्र है, क्योंकि धाई माँ जो है अपने पुत्र चंदन का ही यहाँ पे दान करती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये जो क्या कह रहे, ये जो नाटक है ये 1536 ईस्वी का है। 1536 ईस्वी समझ गए, 16वीं शताब्दी का है। तो इसका जो समय काल है वह क्या है? रात्रि का दूसरा पहर, यानी कि रात का पूरा सीन है और उसी समय के अंदर पूरा का पूरा नाटक हो गया है। ठीक है, पूरा एकांकी हो गया है। और स्थान क्या है? कुंवर उदय सिंह का कक्ष। तो चलिए पढ़ते हैं। निर्देश, पूरी सजावट है, दरवाजे पे रेशमी पर्दे पड़े हैं, एक पार्श्व में उदय सिंह की सैया है, सिरहाने पन्ना यानी कि धाई माँ के बैठने का स्थान है। ओके, फिर नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग और कड़खे की रमक, फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान।
यानी कि दृश्य यहाँ पे कुछ ऐसा है कि महल में सजावट हो रखी है। कुंवर उदय सिंह का कक्ष है जहाँ पे उनकी सैया है और कुंवर उदय सिंह वहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो पीछे का भी थोड़ा नेपथ्य यानी कि जो पर्दे के पीछे में जो दृश्य है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर नृत्य की ध्वनि, उसी तरफ से नृत्य की ध्वनि आ रही है। कुछ ध्वनियाँ नाच गाने की आ रही है और फिर नारियाँ उसमें गीत भी गा रही हैं, यानी कि एकदम नाच गाने वाला वहाँ पे माहौल बना हुआ है। वहाँ पे गीत गाया जा रहा है, कक्कर बंधन रण चढ़न, पुत्र बधाई चाव, तीन दिहाड़ा त्याग रा, कई रंकन कई राव। तो यहाँ पे क्या है कि कोई रंक है कोई राव है, तो यहाँ पे वही गीत गाया जा रहा है, कोई रंक कोई राव, कोई रंग कोई राव। फिर नृत्य की ध्वनि आती है, घर जाता भ्रम पलटता, त्रिया पंडिता ताव, ए तीनों मरण रा, कोई रंग कोई राव। चाहे धर्म हो पंडित हो जो भी हो, उन सबको मरना पड़ता है और कोई रंग है कोई राव है, कोई रंग कोई राव। यह संगीत नेपथ्य में धीरे धीरे हल्का सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो इस संगीत की जो ध्वनि है वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है। फिर आगे क्या लिखता है उदय सिंह। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स हमारे आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो है उदय सिंह। तो वो दौड़ते हुए आता है, पुकारता है धाई माँ, कोई उत्तर नहीं मिलता। तो अपने आप ही फिर पूछता है धाई माँ कहाँ है, फिर पुकारता है धाई माँ। ठीक है, फिर उसके बाद पन्ना जो कि धाई माँ है, ठीक है, वो भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर, देखकर, अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार मयान में नहीं रखी। मयान होता है जहाँ पे तलवार को रखा जाता है। ठीक है, तलवार का जो सेफ स्थान, सेफ जगह होती है वहाँ पे। तो उसके बाद उदय सिंह कहता है धाई माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, चलो ना देखो ना। फिर पन्ना जो कि धाई माँ है वो कहते मैं नहीं देख सकूँगी लाल। फिर उदय सिंह कहते हैं नहीं धाई माँ चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। ठीक है, फिर पन्ना कहते हैं नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह कहता है क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही। धाई माँ मैं कितना अच्छा हूँ धाई माँ, यानी कि वो यहाँ पे धाई माँ से पूछ रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ जो मेरे को वो इतनी देर तक देख रही थी। ठीक है, फिर आगे पन्ना कहती है बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद उदय सिंह हंसता है, कहता है अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है, मैं रात भी हंसता खिलता रहता हूँ। फिर पन्ना कहती है दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। ठीक है, तो यहाँ पे वो धीरे धीरे अपने यानी कि कुंवर को अच्छी शिक्षा भी देती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर कुंवर उदय सिंह कहता है कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाई माँ। वे नाचने वाली लड़कियाँ तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाई माँ, मचलते हुए स्वर में बोलते हैं चलो न धाई माँ, तुम उन दीप दान देख लो, जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना कहती है मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह कहता है, उदय सिंह रूठ जाता है तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। ये पन्ना कहती है रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चला करते, जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे, जाओ सैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे हमारी कहानी आगे बढ़ रही है। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। फिर उदय सिंह रूठे हुए सर में, तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा धाई माँ। ये पन्ना कहती है अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। फिर उदय सिंह रुके हुए सर में, तुम्हें डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो। फिर पन्ना कहती है तलवार से डर, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर, जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। फिर उदय सिंह कहता है उसी तरह रुके स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ। जाने को उद्धृत होता है, यानी कि वो जाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर पन्ना कहती है नहीं कुंवर,
तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पन्ना है यहाँ पे बात करते हैं जहरीले सर्प की, और ये जहरीले सर्प जो है राजनीति के जो चापलूस है उन्हीं के बारे में बात कर रही है कि जो राज हत्याने के लिए तुम्हारी कभी भी हत्या कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर क्या कर सकते हैं, कोई साजिश करके तुम्हें यहाँ से राज्य से निकलवा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे उसे पहले से ही भ्रम है, यानी कि पहले से उसे डाउट है पूरा कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वो रात में कभी भी कुंवर उदय सिंह को बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, फिर उदय सिंह कहता है सर्प, कैसे सर्प? ओके, फिर पन्ना कहती है तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा लूँगी। उदय सिंह कहता है नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूँगा और ना अपनी सैया पर ही सोऊंगा। वह प्रस्थान के लिए उद्यत होता है। अब वो यहाँ पे प्रस्थान कर रहा है, यानी कि वो सोने जा रहा है। ठीक है, नाच गाने के लिए उसे मना कर दिया गया है, अब वो जाएगा सोने। ठीक है, अब वो जाके सो जाएगा, तो प्रस्थान के लिए उद्यत होता है, यानी कि अब वो प्रस्थान कर रहा है। फिर पन्ना रोकते हुए सुनो सुनो कुंवर। ठीक है, फिर उसके बाद उदय सिंह का प्रस्थान, यानी कि उदय सिंह वहाँ से चला जाता है। फिर पन्ना कहती है चले गए, कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूँगी, नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में ये बहुत हो चुका, और अब तो बनवीर का राज्य है। नुपुरनाद करते हुए किशोरी का प्रवेश। नुपुरनाद यानी कि पैरों के जो घुंघरू होते हैं उनकी आवाज़ के साथ एक किशोरी आती है। किशोरी धाय माँ को प्रणाम। ठीक है, जो किशोरी आई वो किशोरी आते के साथ धाय माँ को प्रणाम करती है। ये पन्ना बोलती है कौन? किशोरी कहती है मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की, कुंवर जी कहाँ हैं? तो यहाँ पे सोना का एंटर हुआ है। तो सोना कितने साल की है? सोना यहाँ पे 16 वर्ष की है। ठीक है, जो कि चंचल और थोड़ी नटखट है और रूपवती है। ओके, तो वो यहाँ पे आती है और कुंवर उदय सिंह के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो उदय सिंह के साथ खेलती है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड है, तो इसलिए पूछ रहे हैं यहाँ पे कुंवर उदय सिंह का है। तो पन्ना कहती है वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। तो सोना कहती है सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ, अट्टहास करती है। तो सोना क्या कहती है? सोना कहती है सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ, तो वो अट्टहास कर रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर पन्ना कहती है चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं, तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। तो यहाँ पे क्या मतलब निकला कि जो सोना है वही नाच गाना कर रही थी। ठीक है, और उन्हीं के नाच गाने को देखकर कुंवर उदय सिंह जिद कर रहे थे कि नाच गाना देखने चलो। फिर सोना कहती है क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा, नाचती है। ठीक है, फिर कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, देखो पहले की ये ताल, नुपुरों की झनकार। ठीक है, तो सोना यहाँ पे बताती है कि मेरा जो नाच था वो कुंवर उदय सिंह ने बहुत देर तक देखा, यानी कि उन्हें अच्छा लगा। तो यहाँ पे वो बता दी कि आखिर क्यों मैं यहाँ पे आई हूँ। फिर पन्ना कहती है बस सोना, अगर तू रावल की लड़की ना होती तो? सोना कहती है कटार भोग देती। कटार अट्टहास करती है धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को ही भुला दिया है, तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए मयान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। हंसती है खोखला, क्योंकि यहाँ पे उसने ऐसी बात बोली कि एकदम जो कि परे थी, हर टॉपिक से परे थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नाच गाने की बात कर रही थी, तो उस टॉपिक से परे यहाँ पे सोना ने बात की कि तुमने अपने बच्चे को भुला के कुंवर उदय सिंह को ऐसे अपने जीवन में स्थान दे रखा है कि जैसे तुम्हारा मातृत्व जो है अपने बेटे के प्रति पूरा समाप्त हो गया है, तुमने कुंवर उदय सिंह को ही अपना पुत्र मान लिया। ठीक है, यहाँ पे वो ऐसी बातें बता रही हैं। फिर पन्ना कहती है ये कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। तो यहाँ पे वो समझा रही है कि ज़्यादा हंसा खेला कूदा मत कर, यहाँ पे बनवीर का राज्य, अगर उसे गुस्सा आया तो वो हम दोनों को भी मरवा देगा या फिर हमें जेल में डाल देगा। फिर सोना कहती है अहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो, बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़ों के झूल लाए थे। हाँ झूल, इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो वे एक रेशम का झूल लाए थे,
उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ, तो यहाँ पे सोना क्या कह रही है कि यहाँ पे वो जो बनवीर को जो है वो उसे अच्छा इंसान समझती है, उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उन्हें बनवीर मत कहो, उन्हें महाराज बनवीर कहो। ठीक है, फिर वो बताती है कि आखिर उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। वो क्या है, बागड़ के इलाके से हाथियों व हाथी घोड़ों के झूल लेके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बता रही है कि वो हाथी घोड़ों के झूल यानी कि बहुत ढेर सारे हाथी घोड़े लेके आए थे, और हमारे लिए एक रेशम का झूल, एक बहुत ही अच्छी सी चुन्नी भी लेके आए थे, जिसे ओढ़ कर नाचने से ऐसा लगता है जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हो। यानी कि वो अपनी खूबसूरती का और साथ ही वो जो चुन्नी लेके आए थे महाराजा बनवीर, उनकी भी तारीफ करे। ठीक है, तो सोना को तो ऐसे लगता है कि जो बनवीर जो है बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और वो राज्य का शायद से बहुत ही अच्छा देखभाल करेगा। ठीक है, फिर आगे पन्ना कहती है, बहुत नाचती हो बनवीर की, तुम पर बड़ी कृपा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही थोड़ा सा ये भी अट्टहास कर रही है। फिर सोना कहती है, द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाई माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। ठीक है, तो यहाँ पे सोना क्या कह रही है कि द्रौपदी के चीर की तरह, डेट्स मीन क्योंकि अभी पन्ना ने क्या कहा कि तुम्हारे ऊपर बनवीर की बहुत कृपा है, और द्रौपदी का जो चीर था यानी कि द्रौपदी की जो साड़ी थी वो भी बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो उसी की तरह यहाँ पे कह रही है कि जैसे द्रौपदी की साड़ी बहुत लंबी, वैसी बनवीर की कृपा भी मेरे पर बहुत बड़ी है। ठीक है, फिर वो आगे बता रही है कि आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मीन्स बनवीर ने मुझे को बुलाया था। तो कहते धाई माँ तुम बुरा तो नहीं मानेगी। फिर पन्ना कहती है, मैं क्यों बुरा मानूंगी। सोना कहती है, उन्होंने कहा महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़ हंसती है, तो तुम लोग बानस नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हों, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई हो। ठीक है, यहाँ पे इतना सुंदर उसने चित्रण किया है। ये बोलती बहुत है इसलिए अपनी लाइनें बनाती रहती है। ठीक है, यहाँ पे वही बता रही है कि महाराज, जब मैं महाराज के पास गई तो उन्होंने कहा कि महल में धाई माँ जो है अरावली का पहाड़, अरावली जो कि बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, और एक जगह पे वो स्थित है, तो उसी से धाई माँ की तुलना की गई है कि अरावली पहाड़ बनकर महल में बैठ गई है, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे बात की जा रही है। फिर सोना कहती है अरावली पहाड़ बन के बैठ गए धाई माँ, तो वो यहाँ पे हंसती है। फिर यहाँ पे कहती है कि तुम सब नदी बनकर क्यों ना बहते हो, यानी कि धाई माँ को कह रही है कि आप नदी बन के क्यों नहीं बहते हो। ठीक है, खूब नाचा करो गाया करो। ये आज कोई उत्सव का दिन तो नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे बनाए हुए मयूर कुंड, यानी कि वो यहाँ पे बनवीर की थोड़ी क्या करिए, प्रशंसा करिए, उसकी अच्छाइयाँ गिनवा रही है धाई माँ को। वो यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि बहुत अच्छे, यहाँ पे कोई आज उत्सव का दिन नहीं था, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि उत्सव मनाओ, तो यहाँ पे उसकी प्रशंसा करी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्रण करती है, जैसे कि भव सागर में आत्माएं तैर रही हों, जैसे मेघ पानी पानी हो गए हैं और बिजलियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई हों। ठीक है, फिर पन्ना आगे कहती है, बड़ी उमंग में हो आज। ठीक है, तो सोना की बातें सुन के ये कह रही है कि बड़ी उमंग में हो आज। फिर सोना कहते, दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं। धाई माँ सारा जीवन एक ही दीपावली का त्योहार बन गया है। ठीक है, फिर पन्ना कहते, तो यही त्योहार मना रही हो तुम। फिर सोना कहती है, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी ये त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम, धाई माँ तुम, पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी, जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेगी। गीत और नाचेगी, गीत और नाच धाई माँ, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाई माँ, तो ज्ञात होगा जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो पन्ना को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है कि आप प्लीज़ इस महल से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ी बाहर की लाइफ में भी थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो। तो यहाँ पे वही बता रही है कि आप जो है नदी की तरह पहाड़ बन के रहने से क्या होगा, नदी बनो, खुशी मिलेगी, सुहाग मिलेगा, यानी कि खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, मंगल मंगल होगा। तो यहाँ पे वो कहती है नाच गाया करो, गीत गाया करो, तो यहाँ पे वैसे बता रही है। ठीक है, फिर पन्ना आगे कहती है,
बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। अनुग्रह यानी कि बनवीर ने उसे इतना सब कुछ दिया है, इतनी उसकी प्रशंसा करता है, ठीक है। बनवीर तो प्रशंसा करता है सोना की, तो इसलिए वही कह रही है कि बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। फिर सोना कहते हैं, धायमा पागल कौन नहीं है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। मल कीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागलपन है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर, मेरी कुछ ना पूछो धायमा, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहो जो कहो। हाँ, कुंवर उदय सिंह कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पे सोना बता रही है कि पागल कौन नहीं है, वो सब कुछ बता रही है। यहाँ पे जो महाराणा विक्रमादित्य है वो है जो अभी महल की जो जितनी प्रॉपर्टी है उसको देख रेख कर रहे हैं, उसके चला रहे हैं, ठीक है। महाराणा विक्रमादित्य जो कि उस महल के राजा हैं, ठीक है, महाराणा है, और उनके अंदर काम करता है महाराज बनवीर, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो महाराणा विक्रमादित्य का जो उनका पागलपन है वो मल कीड़ा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उनके जो आत्मीयता है उसमें कौन पागल है? महाराज बनवीर, ठीक है। यानी कि जो बनवीर है वो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है विक्रमादित्य को, ठीक है, उसे बहलाता फुसलाता रहता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है, वो कहते हैं कि वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। यानी कि महाराणा विक्रमादित्य हैं उनका जो अंतःपुर यानी कि उनका जो निजी महल है, ठीक है, वहाँ पे वो आते जाते रहते हैं, उनका वहाँ पे उठना बैठना होता रहता है। और ये आनंद जो है वो क्या है? पागलपन है, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रमादित्य की यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो आगे में नहीं मिलेगी। फिर आगे पता चलता है कि विक्रमादित्य को महाराज बनवीर ने मार दिया है। तो हम आगे धीरे धीरे थोड़ी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर पन्ना कहती है, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे, तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। फिर सोना कहते हैं, मेरा पागलपन? धायमा पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदी आगे बढ़कर कभी लौटी है, फूल खिलने के बाद कभी कले बने हैं। सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम सदा एक सी, तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, कुछ बढ़कर ही बनूंगी, और तुम धायमा, सिर्फ धायमा ही रहोगी। फिर पन्ना कहती है, सोना मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है, ठीक है। फिर सोना कहती है, भाग्य तो सबका होता है धायमा, ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है, मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है, मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है, और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धायमा, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही, ना लो, महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही, ना दो, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली, ठीक है। फिर पन्ना कहती है, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? फिर सोना कहती है, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंध भेज देता है, दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आपसे आप पतंगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो कुंवर उदय सिंह को जब बुलाने आई है सोना, तो वहाँ पे वो अपना पक्ष रख रही है कि आखिर कैसे वो उसे लेके जाए। तो धीरे धीरे बातें बना के कोशिश करे कि वो कुंवर उदय सिंह को अपने साथ ले जाए। तो यहाँ पे वही बता रही है कि भाग्य की बात है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि क्या फूल कभी कुछ कहते हैं, वो अपनी सुगंध अपने आप भेज देती हैं, यानी कि जो रियल बात है वो अपने आप खुद ही लोगों को पता चल जाती है। फिर दीपक कभी कोई संदेश भेजता है पतंगे के पास? नहीं भेजता, पतंगे जो होते हैं अपने आप ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत रख रहे हैं, ठीक है, आपको नोट करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में ये सब आ सकता है। फिर पन्ना कहते हैं, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। ये पन्ना कह रही है कि मैं जानती हूँ कि आखिर में इस दीपक की, कौन सी दीपक? यहाँ पे जो राजनीति की जो दीपक जल रही है, मीन्स जो बनवीर का राज्य है, उन सब की यहाँ पे बात कर रही है। और वो कह रही कि मैं धायमा हूँ तो मेरा जीवन जो है कुछ उसका उज्जवल भविष्य नहीं है। तो यहाँ पे वही बात कर रही है कि मैं इसमें ज़रूर जल जाऊँगी। फिर सोना कहती है, तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग ना छू सकी। फिर पन्ना कहती है,
कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती। महाराज सांगा के वंश का एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज्य करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति के अधिक दिनों तक, यानी कि उसे भी ऐसा डाउट है कि विक्रमादित्य भी जो है वो विक्रमादित्य महाराणा वो महाराज बनवीर की कूटनीति यानी कि जो उसकी चाल सतरंज चलती रहती है, ठीक है, उसके सामने ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। फिर सोना कहती है, धायमा तुम विद्रोह की बातें करती हो। फिर पन्ना कहती है, आंधी में आग की लपटें तेज हो जाती है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे निपुण बिखर जाएंगे, न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीत का लहरों को निकल जाए। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौड़ रागरंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। जौहर जानते हो ना, जहाँ पे जो महिलाएं होती है अपने आप को चिता पे बैठ के आग लगा लेती है, तो उसे जौहर कहते हैं, यानी कि लड़ाई की भूमि, ठीक है। यहाँ आग की लपटें नाचती है, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं, ठीक है। फिर सोना आगे के क्रोध से चीख कर, धाय माँ। ये पन्ना कहते हैं, तोड़ो ये निपुर, बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, ठीक है। तो बनवीर की आग की कलियाँ, यानी कि यहाँ पे किसे कह रहे, सोना को कह रहे कि तुम क्या हो, बनवीर की आग की कलियाँ हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे क्या है, राख है, यानी कि तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है, जो भी तुमने जीवन जिया सब कुछ जल के खाक हो गया। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियाँ अध जली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेगी। ये आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो, ठीक है। तो यहाँ पे पन्ना सोना को क्या कह रही है कि ये जो बनवीर का है, जो तुम साथ दे रही हो, इसे छोड़ दो, तुम्हें अपने देश के अपने राज्य की केयर करनी है, ठीक है। तो वो बस उसे ही कह रही है कि तुम मातृभूमि की वंदना करो, आत्म बलिदान, जो सच्चाई है उसे पहचानो। फिर सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाय माँ। ये पन्ना कहते, तो यहाँ से जाओ, देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है, ठीक है। तो वो यहाँ पे थोड़ा डाउट है पन्ना को, तो वो यहाँ पे सोना को भी कहते हैं कि तुम बनवीर से पूछना। फिर सोना कहती है, वह मेरे समझ में नहीं आवेगा धाय माँ। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि मेरे को ये सब समझ में नहीं आता, ये कूटनीति, राजनीति, बनवीर, विक्रमादित्य जो इतनी सारी बातें कर दी उसने सोना के साथ, वो उससे कह रही कि ये सब मेरी समझ में नहीं आएगा। ये पन्ना कहते हैं, तो जाओ दिशाओं की तरह उसकी हंसी में डूबी रहो। दिशाओं की तरह जो चारों दिशाएं 8 दिशाएं होती हैं, अगर कोई हंसता है तो हर दिशा से उसके बाद जो थे घूम के आते थे। यहाँ पे वही कह रही है कि दिशाओं की तरह उसकी हंसी में डूबी रहो, तुम्हें प्रतिध्वनि भी ना निकल सकेगी, ठीक है। यानी कि जो एक प्रतिध्वनि होती है, तो जैसे अगर हम जोर लगाते हैं, यानी कि अगर हम कोई नारा देते हैं तो पीछे से कुछ बोलने वाले लोग होते हैं, तो वो क्या एक तरह से प्रतिध्वनि करते हैं, उनके साथ सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही कह रही है सोना को कि तुम क्या हो, प्रतिध्वनि, यानी कि तुमसे प्रतिध्वनि यानी कि सपोर्ट की ध्वनि भी नहीं निकल सकेगी, तुम ऐसी स्थिति में फंस सकती हो। फिर आगे सोना का धीरे धीरे प्रस्थान होता है, उसके ऊपर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। हे पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, ये सब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पन्ना जो है थोड़ी कंफ्यूज है, आखिर ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर चंदन का प्रवेश, जो कि पन्ना धायमा का पुत्र है, वो आता है। चंदन दूर से ही पुकारते हुए, माँ माँ। ये पन्ना कहती है, क्या मेरे लाल। चंदन कहता है, माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतनी गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी, गुमसुम, जैसे किसी सांप का जहर खींच लिया हो, ठीक है। तो चंदन यहाँ पे सोना क्या कह रहा है, सांप कह रहा है कि जैसे किसी सांप से उसका जहर निकाल लिया जाता है, तो वो एकदम अधमरा सा, बेजान सा, बिना जहर के वो सर्प जो होता है जहरहीन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि आखिर जो सोना है वो इतनी गुमसुम सी क्यों जा रही है। फिर पन्ना कहती है, सांप का जहर। चंदन कहता है, हाँ, जहरीली तो है ही, जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह हमेशा उछलती कूदती जाती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। पन्ना कहती है,
आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। फिर चंदन कहता है, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। वह कुंवर को देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है। देखने से क्या होता है माँ? ठीक है, ये पन्ना आगे बोलते हैं, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वह भी देवता की तरफ देखा करे, सोना की तरफ नहीं। चंदन कहता है, तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ? ये पन्ना कहती है, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। यानी को यहाँ पे क्वेश्चन करे चंदन, तुम तो किसी को नहीं देखते ना। तो चंदन कहता है, देखता हूँ मैं पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है यहाँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना कहते हैं, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। फिर चंदन कहता है, हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। ये पन्ना कहती है, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? फिर चंदन कहता है, माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? ये पन्ना कहती है, रूठ कर सो गए हैं। चंदन कहता है, क्यों, उन्होंने भोजन कर लिया? ये पन्ना कहती है, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठने से ना उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। फिर चंदन कहता है, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा माँ। ये पन्ना कहती है, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पन्ना बता दिए। सज्जा यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जो कि खाना बनाती है, थोड़ी और काम करती है घर के, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि उसने अच्छा भोजन बनाया है, तुम जाके खा लो और अच्छे से वो तुम्हें खिला देगी। फिर चंदन कहता है, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। ये पन्ना कहती है, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। फिर चंदन का प्रस्थान, यानी कि चंदन वहाँ से जाता है। ये पन्ना सोचते हुए, मेरा भोला लाल जब पूछता है कि तुम किसी को नहीं देखते तो कहता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को हंसते हुए। पहाड़ी खरगोश को, वाह रे मेरे चंदन। कहता है, धावा करने वाले को कहीं नाच देखते हैं? वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। ठीक है, पन्ना जो है ये सब मन में सोच रही है कि मेरा जो बेटा है वो कैसी कैसी बातें करता है। फिर एकाएक घर कीजिए कुछ चीज़ों के घिरने की धमक आती है। ठीक है, घर की चीज़ों की गिरने की धमक आती, आवाज़ आती है। शीघ्रता से सामली का प्रवेश होता है। सामली चीख कर पुकारती है, धाय माँ, धाय माँ। ये पन्ना पूछती है, कौन कौन सामली? वे सामली बिलखते हुए कहती है, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? ये पन्ना कहती है, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? सामली कहती है, उनका जीवन संकट में। पन्ना कहती है, कहाँ, कैसे? ये तुम क्या कह रही हो? सामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। फिर पन्ना चीख कर, सामली कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है। ठीक है, उसने कहा कि उनको बचाओ, तो वो चीखती है सामली के ऊपर, फिर वो जाती है जल्दी से। फिर सामली बिलखते हुए, हाय, सत्यानाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हाय, क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही? मेवाड़ का भाग्य है। ये पन्ना कहती है। फिर पन्ना उसका फिर से प्रवेश होता है, क्योंकि अभी कुंवर उदय सिंह को देखने गई थी, तो वो वापस आती है। वो आती है, कहती है, सो रहा है मेरा कुंवर, सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वो तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। फिर सामली कहते, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एकांकी को पूरा ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, ये सेकंड पहर का चल रहा है, धीरे धीरे हम इसकी कहानी आगे पढ़ेंगे। मेरा नाम है ज्योति, मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। ठीक है,
चलिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे का एकांकी पढ़ने के लिए। चलिए बाय, टेक केयर।